नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सतलुज नदी के पार्ट 3 की। इससे पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट किए हैं। इसमें से पार्ट 1 में हमने बात की है कैलाश पर्वत, चेमायुंडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर, राक्षताल और शिपकी, जहाँ से हिमाचल प्रदेश में आपकी सतलुज नदी एंटर करती है। इसके साथ हमने देखा हंगरंग घाटी के बारे में, तापोमठ के बारे में, लरी के बारे में, काजा के बारे में देखा, कुंजुम दरा के बारे में देखा, पिन पार्वती नदी के बारे में देखा, तेगपो कब्जिया नदी के बारे में देखा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे पार्ट की, दूसरे पार्ट से संबंधित हमने देखा कि खाब जो आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कितने मेगावाट का है, कौन सी उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। वहां से आगे चलकर हमने लिपा असरंग के बारे में पढ़ा, पू के बारे में पढ़ा, कानम किले के बारे में पढ़ा, लवरम किले के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ अगर मैं कहूं आपको रिब्बा के बारे में हमने उसमें देखा, कड़छम के बारे में देखा, रिकांगपियो के बारे में देखा, बसपा के बारे में देखा, बसपा नदी के बारे में, बसपा घाटी के बारे में, बसपा हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में देखा। इसके साथ साथ हमने रूपी नदी के बारे में देखा, रूपा नदी के बारे में देखा और रूपीन और सुपी नदी के बारे में भी उस पार्ट 2 में हमने वर्णन किया है। तो अंत में उसमें मैंने बताया है आपको भावा जल विद्युत परियोजना, भावा नदी और भावा रूपी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि आप उन सबसे पहले उन दोनों पार्ट को देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। उसके बाद आप पार्ट 3 को देखें, सीधा सा मतलब इस वीडियो को देखें, आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ बात करते हैं चौरा नामक स्थान की, चौरा नामक स्थान की बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो चौरा नामक स्थान है ये आपका किन्नौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? आपका किन्नौर में पड़ता है। क्लियर है? ओके। अब इस चौरा नामक स्थान पर जो आपकी सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी चौरा नामक स्थान से किन्नौर को छोड़ देती है। कई बार प्रश्न बनता है कि सतलुज नदी किन्नौर को किस जगह से छोड़ देती है, तो आपने उत्तर देना है चौरा नामक स्थान पर, ठीक है। अब अगर किन्नौर को यहां से छोड़ देती है तो अगला जिला कौन सा आएगा? शिमला। कौन सा आएगा? शिमला, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि शिमला में किस स्थान पर यह प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है शिमला में यह बधाल नामक स्थान पर प्रवेश करती है। बधाल नामक स्थान पर प्रवेश करती है। क्लियर है इतना? जी हां। जैसे ये शिमला में प्रवेश करती है वैसे हमें कुछ तथ्य पता होने चाहिए। क्लियर है? ओके। अब यहां पर आपने ध्यान देना है, जैसे आप शिमला में प्रवेश करोगे वैसे ही आपको सबसे पहले गानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? गानवी। गानवी किसके बारे में? गानवी। सबसे पहले समझते हैं गानवी क्या है। गानवी नंबर 1 गानवी नदी है, बिल्कुल सही। गानवी नदी कहां पर है? किन्नौर में। कहां? किन्नौर में। कहीं कहीं कुछ किताबें कहती है कि गानवी नदी आपकी किन्नौर में है ना, पर शिमला में आकर ये सतलुज नदी के साथ मिलती है ना। तो कुछ किताबें कहती है कि गानवी नदी आपकी कहां पर है? शिमला में है। तो ज्यादातर किताबें आपकी कहती है कि गानवी शिमला में है, ठीक है ना। तो आपने उत्तर देना है गानवी कहां है? शिमला कर देना आपने, ठीक है ना। किन्नौर भी कर दो, शिमला भी कर दो। ऑप्शन में अगर किन्नौर आया होगा, शिमला नहीं आया होगा तो किन्नौर कर देना। क्लियर है? अगर शिमला ऑप्शन में होगा, किन्नौर ऑप्शन में नहीं होगा तो शिमला उत्तर करके आना है, ठीक है ना। पर अधिकतर सीधा सीधा मतलब मेरा ये है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि गानवी कहां पर है तो आपने उत्तर देना है शिमला में। क्लियर है? चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। गानवी नदी है, कहां पर है? शिमला में, ठीक है। इसके साथ आगे चलो कि क्या गानवी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है? जी हां, गानवी एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। और अब प्रश्न बनता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी कैपेसिटी आपकी 22.5 मेगावाट। कितनी है? 22.5 मेगावाट। क्लियर है? ओके। यहां पर प्रश्न बनता है कि इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी थी? इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है?
कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो आपने उत्तर देना है HPSEB। HPSEB हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई। क्लियर है? ओके। अब यहां से आगे चलो कि जो आपकी गांगवी खंड है, नदी है, या यूं कहें सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? तो ऑब्वियस सी बात है, किसकी सहायक नदी है? सतलुज की। सतलुज की, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, गांगवी से संबंधित आपको कितने प्रश्न आए? गांगवी से संबंधित आपको कितने प्रश्न आए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। गांगवी एक नदी है, नंबर 1। जी हाँ, कहां पर है? शिमला में, है ना। नंबर 2, क्या है गांगवी? हाइड्रो प्रोजेक्ट। नंबर 3, कितनी कैपेसिटी है? 22.5 मेगावाट। नंबर 4, और एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? किसने इसको बनाया है? तब आपने उत्तर देना है HPSEB। नंबर 5, और किसकी सहायक नदी है? गांगवी सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है ना। 6 प्रश्न आपके यहां से नहीं छूटने चाहिए। कितने प्रश्न नहीं छूटने चाहिए? 6 के 6 प्रश्न आपके यहां से नहीं छूटने चाहिए। और आपने ध्यान रखना है, जितना आप चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ आएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके साथ थोड़ा आगे क्यों चलते हैं। गांगवी से जब आप थोड़ा आगे निकलोगे तो आप चीज पाओगे क्या? आपको चीज मिलेगी यहां पर ज्योरी। क्या मिलेगी आपको चीज? ज्योरी मिलेगी। क्या? ज्योरी। जब हम ज्योरी की बात करते हैं तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए क्या? ज्योरी नामक स्थान पर एक गर्म पानी का चश्मा है। ध्यान दो, ज्योरी, क्या? ज्योरी, ठीक है ना। ज्योरी नामक स्थान पर आपको मिलेगा कि गर्म पानी का चश्मा। क्या? गर्म पानी का चश्मा, है ना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ज्योरी नामक स्थान जहां पर गर्म पानी का चश्मा है ये कौन से जिले में है? तो आपने उत्तर देना है शिमला। ज्योरी कहां है? शिमला में। कहां पर है? शिमला, शिमला जिले में, ठीक है। ओके। कैसा चश्मा? यहां पर गर्म पानी का चश्मा, है ना। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ज्योरी में गर्म पानी का चश्मा, ठीक है। किस कारण गर्म है ये? किस कारण गर्म है ये? आयरन और सल्फर के कारण। आयरन और सल्फर के कारण, ठीक है। ओके। अब अगर पूछा जाए कि एग्जैक्ट प्लेस क्या है इसका, बिल्कुल निश्चित स्थान क्या है इसका जहां से वास्तव में ये निकलता है, तो आपने उत्तर देना है क्या? अनु नाला। क्या? अनु नाला। अनु नाला। क्लियर है? क्या? अनु नाला। ओके। प्रश्न बनता है कि अनु नाला, निम्न में से अनु नाला कहां पर है? आपने उत्तर देना है शिमला में। अनु नाला क्यों फेमस है? आपने उत्तर देना है गर्म पानी के चश्मे के लिए। जो गर्म पानी का चश्मा है ये किस कारण गर्म है? तो आपने उत्तर देना है आयरन और सल्फर के कारण गर्म है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। ओके। अब यहां पर जब आप नाले की बात करते हैं तो 2-3 नाले आपको याद होने चाहिए। नंबर 1, सेचू नाला। सेचू नाला, जो आपका सेचू नाला है, प्रश्न बनता है कि जो सेचू नाला है ये आपका कहां पर स्थित है? तो आपने उत्तर देना है ये चंबा में स्थित है। कहां है? चंबा में स्थित है। और अब हमें पता होना चाहिए जो सेचू नाला ये और क्या है? ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। क्या है ये? वन्य जीव अभयारण्य। क्या है? वन्य जीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या है? वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। एक और याद रखिए, एक है जीबा नाला। जीबा नाला, क्या है? जीबा नाला। जो जीबा नाला है ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत पड़ता है। कौन सा नाला? जीबा नाला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। कौन सा नाला? जीबा नाला। अब कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट 2 है इसके लिए कौन सा नाला पानी देता है? इसके लिए कौन सा नाला पानी देता है? आपने उत्तर देना है जीबा नाला। कौन सा? जीबा नाला। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रेट हिमालय कुल्लू में है, ठीक है। तो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट भी कुल्लू में है, तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ जो जीबा नाला है ये भी आपका कहां पर है? कुल्लू में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको 3 नाले याद हुए, ठीक है ना। अनु नाला नंबर 1, सेचू नाला नंबर 2 और आपका जीबा नाला। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहां पर बात करें इससे आगे, है ना, इससे आगे चलते जब हम, तो हमें मिलता है झाखड़ी। क्या मिलता है? झाखड़ी। क्लियर है? और जब हम झाखड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं
तो हमें इसके बारे में कुछ ये पता होनी चाहिए। पहला प्रश्न कि झाकड़ी पड़ता कहाँ है, तो आपने उत्तर देना है शिमला में, ठीक है ना। अब झाकड़ी अगर शिमला में पड़ता है तो उस स्थिति में हमें एक चीज और पता होना चाहिए कि झाकड़ी में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसको हम नाथपा झाकड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाथपा झाकड़ी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ओके, तो ध्यान दीजिए जो नाथपा झाकड़ी है, नाथपा झाकड़ी है, ये कहां पर है? शिमला में। अब यहां पर दो बातें यहां पर हमें क्लियर होनी चाहिए। नाथपा झाकड़ी का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, एक मिनट जरा, इसके साथ बात करते हैं झाकड़ी की, नाथपा झाकड़ी की, ठीक है ना। अब यहां पर समझते जो नाथपा झाकड़ी है ये कौन से जिले में है, तो आपने उत्तर देना है जो आपका नाथपा झाकड़ी है ये आपका कौन से जिले में है? ये आपका शिमला में है। क्लियर है? यही आपको सतलुज नदी के किनारे नाथपा झाकड़ी मिलेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि नाथपा झाकड़ी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा जो नाथपा झाकड़ी है ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि जो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का है, तो आपने उत्तर देना है 1500 मेगावाट का। क्लियर है? ओके, इसके साथ हमें यह पता होना चाहिए कि जो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर बना है, तो आपने उत्तर देना है सतलुज नदी। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, किसने इसको बनाया है, तो आप उत्तर देंगे SJVNL। इसका फुल फॉर्म क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्लियर है? ओके, अब यहां पर इससे संबंधित हमें कुछ और तथ्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहली बात कि जो आपका नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसका निर्माण कब हुआ, सीधा सीधा मतलब है ये बनना कब से आरंभ हुआ, तो इसका निर्माण हुआ आपका, इसका निर्माण आरंभ हुआ 1993 में, ठीक है। और जो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार हुआ 2004 में। अब 2004 में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए कि जो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना जी, ये कितने राज्यों के लिए बिजली प्रदान करता है, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 पंजाब, नंबर 5 हरियाणा, नंबर 6 दिल्ली और नंबर 7 राजस्थान और नंबर 8 उत्तर प्रदेश। क्लियर है? इतने राज्यों या यूं कहें आप इतने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को ये क्या प्रदान करता है? बिजली प्रदान करता है। कौन? SJVNL। कहां पर है? शिमला में, ठीक है ना। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट है कभी कभी इसका उत्तर शिमला में ऑप्शन ही नहीं होगा आपका, है ना। प्रश्न पूछा होगा कि निम्न में से नाथपा झाकड़ी कौन से जिले में है, शिमला ऑप्शन में ही नहीं है, तो उस स्थिति में आपने करना है किन्नौर। क्लियर है? ओके, अब वास्तव में ये कहां है नाथपा झाकड़ी? शिमला में, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है हमारे पास कि जो नाथपा झाकड़ी का जो हेड रेस टनल है, माना ये आपका क्या है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है ना, और ये आपकी हेड रेस टनल है और ये डैम है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं HRT, हेड रेस टनल। नाथपा झाकड़ी की जो हेड रेस टनल है आपकी, ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी है? 27.4 किलोमीटर, अप्रॉक्स कितनी? 28 किलोमीटर। कितनी? 28 किलोमीटर, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाथपा झाकड़ी टनल, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के टनल की कितनी लंबाई है, उस स्थिति में आपने उत्तर देना है 28 किलोमीटर, अप्रॉक्स 28 किलोमीटर, ठीक है। ओके, अब जब हम टनल की बात करते हैं ना जी और लंबाई की बात करते हैं तो अटल टनल के बारे में हम पता होना चाहिए। अटल
अटल टनल, किसके बारे में? अटल टनल। अटल टनल कहां पर है ये? अटल टनल। अटल टनल कहां पर है? अटल टनल आपने उत्तर देना है रोहतांग में। कहां? रोहतांग में, ठीक है ना। कहां पड़ता है ये? कुल्लू में पड़ता है। कहां पड़ता है ये? कुल्लू में, ठीक है ना। कितनी लंबाई इसकी? 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर। कितना? 9.02 किलोमीटर, ठीक है। ओके, तो अब देखो हमें नाथपा जाखड़ी का पता चला, जी हाँ, और हमें अटल टनल का भी पता चला। क्लियर है? ओके, तो इतना हमें नाथपा जाखड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यहां से आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है? चलिए यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको स्थान मिलता है क्या? अब आपको स्थान मिलता है रास्ते में ही। अब कई बार प्रश्न बनता है कि जो ये सारे स्थान है ना, ये किसके किनारे हैं? नाथपा जाखड़ी किसके किनारे है? ज्यूरी किसके किनारे है ना। तो आपने उत्तर देना है ये आपकी सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज नदी के किनारे। अगर पूछे कौन से एनएच में ये, अगर पूछे एनएच तब आपने क्या उत्तर देना है? 05 एनएच, ठीक है ना, नेशनल हाईवे 05 में, है ना। अगर पूछे कि 05 जो नेशनल हाईवे है इसका पुराना नाम क्या था, तो आपने उत्तर देना है 22 एनएच। कितना? 22 एनएच। क्लियर है? एनएच 22। ओके, एनएच 22, अभी एनएच 05। क्लियर है? अच्छा, यहां से थोड़ा आगे चले। आशा करता हूं आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 85,804,01681। इस पर मैसेज कीजिए 85,804,01681। इस पर मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा और एनरोल के बाद आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। 2 डेमो क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ना है या नहीं। आपको हिमाचल प्रदेश की जीके को बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। समझ पा रहे हैं? जी हाँ। अगर मैं ये कहूँगा, हमारा HPGK का 3 महीने का कोर्स रहता है। HPGK का 3 महीने का कोर्स रहता है, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि हम 3 महीने के 3 महीने क्लास में उपस्थित रहेंगे। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो मेरी जिम्मेवारी है, पर बशर्त ये कि आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि हम 3 महीने क्लास में उपस्थित रहेंगे। 3 महीने के बाद अगर आप क्लास में उपस्थित रहते हैं तो ऐसा सीधा सीधा बोलूं मैं कि अगर आपको HPGK का 30 प्रश्न पूछे हैं तो मेरा यह मानना है 30 में से आप 30 नंबर लेकर आओगे। कितने नंबर लेकर आओगे? 30 में से 30 नंबर लेकर आओगे। समझ पा रहे हैं? जी हाँ। आपको हर चीज बहुत विस्तार से और रिलेट करके पढ़ाई जाएगी। रटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए यहां से आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब रास्ते में आपको, जैसे आप नाथपा जाखड़ी से नीचे की तरफ आते हैं तो रास्ते में थोड़े ऐसे रोड करके यहां पर मिलेगा आपको सराहन। क्या मिलेगा? सराहन। सबसे पहले समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने सराहन हैं, पहले ये समझते हैं। तो आपने उत्तर देना है 3 सराहन। एक हो गया आपका कुल्लू सराहन, एक हो गया आपका शिमला सराहन, तीसरा हो गया आपका कौन सा सराहन? लाहौल स्पीति का सराहन। कहां पर है? लाहौल स्पीति। अब कुल्लू का जो सराहन है ये किसके लिए फेमस है? तो पर्यटन नगरी के लिए। किसके लिए? पर्यटन नगरी के लिए, ठीक है ना। और दूसरा इतना याद रखिए आप, किसके लिए? पर्यटन नगरी के लिए, ठीक है ना। यहां पर एक जोत भी है, याद रखना। यहां पर एक जोत है जिसका नाम है बशलेव जोत। बशलेव जोत। कौन सी जोत है? बशलेव जोत। प्रश्न पूछा सकता है कि जो बशलेव जोत है ये कहां पर स्थित है, तो आपने उत्तर देना है कुल्लू में। कहां पर? कुल्लू में, ठीक है। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। अगर यहां पर बात करें लाहौल स्पीति के सराहन की, जो लाहौल स्पीति का सराहन है यहां पर एक मंदिर है।
मंदिर है, किसका मंदिर है? राजा घेपन का, राजा घेपन का, है ना? किसका? राजा घेपन का मंदिर है। ठीक है, अब बात करते हैं शिमला सराहन की। जो शिमला सराहन है ये क्यों फेमस है, और शिमला सराहन से संबंधित हमें और क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? तो ध्यान दो, शिमला सराहन से संबंधित नंबर 1, शिमला सराहन कहां पर स्थित है? अगर पूछे सराहन कहां पर है? शिमला में। ठीक है, सराहन का पुराना नाम तो उत्तर है शोनितपुर। शोनितपुर, क्या? शोनितपुर। ठीक है, दूसरा प्रश्न बनता है कि जो सराहन है यहां पर किस देवी का मंदिर है? तो आपने उत्तर देना है भीमा काली, माता भीमा काली। अगला प्रश्न बनता है यहां पर जो सराहन है भीमा काली माता का मंदिर है? जी हां। अब यहां पर ध्यान देना है कि जो आपकी माता भीमा काली है ये बुशैर के राजाओं की कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कुल देवी, कुल देवी। क्लियर है? ओके। और क्या है सराहन? सराहन में राजधानी रही है। सराहन क्या रही है? राजधानी। सराहन एक राजधानी रही है। अब प्रश्न बनता है किस राजा ने सराहन में राजधानी बनाई थी? तो आपने उत्तर देना है चतर सिंह। चतर सिंह, किसने? चतर सिंह। ठीक है, ओके। अब यहां पर ध्यान दो, जब राजधानी की बात करते हैं, बुशैर रियासत की बात करते हैं, तो हमें 3 राजधानियां पता होनी चाहिए। 3 राजधानियां पता होनी चाहिए। नंबर 1 कौन सी है? कामरू। कामरू किसने बनाई राजधानी? तो आपने उत्तर देना है प्रद्युम्न ने। किसने? प्रद्युम्न ने। ठीक है, दूसरी बात, कामरू से राजधानी शिफ्ट की सराहन, किसने? राजा चतर सिंह ने। अब सराहन से राजधानी शिफ्ट किया रामपुर, किसने? राजा राम सिंह ने। इतना सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीज। अब इसके साथ आगे आपको एक स्थान आएगा जिसका नाम है रामपुर। क्या आएगा? रामपुर। ठीक है, रामपुर से संबंधित हमें कुछ तथ्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि रामपुर का नामकरण किस राजा ने किया? तो राजा राम सिंह। ये वही राजा राम सिंह है जिसने शोनितपुर से राजधानी रामपुर के लिए स्थानांतरित की थी, शिफ्ट की थी, माइग्रेट की थी। ठीक है, ओके। रामपुर का नामकरण किसने रखा है? राजा राम सिंह। तो रामपुर को राजधानी बनाया, जी हां, किसने? राजा राम सिंह ने। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम रामपुर की बात करते हैं तो हमें प्रश्न ये पता होना चाहिए कि रामपुर में 2 मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं? 2 मेले। एक का नाम है लवी मेला, दूसरे का नाम है फाग मेला। ठीक है, जो लवी मेला है ये आपका नवंबर माह में होता है। कब? नवंबर माह में। ठीक है ना। और जो आपका फाग मेला है ये आपका फागुन में होता है। फागुन बोले तो फरवरी और मार्च में। कब? फाग मेला कब होता है? होली के दौरान। कब? होली के दौरान, या फरवरी और मार्च के समय में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका लवी मेला है ये आपका व्यापारिक मेला है। कैसा मेला है? व्यापारिक मेला। और जो आपका फाग मेला है ये है सांस्कृतिक मेला। कैसा मेला है? सांस्कृतिक मेला। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान देना है, जो आपका लवी मेला है ये होता है पाट बंगला ग्राउंड में। कहां पर होता है? पाट बंगला ग्राउंड में। कहां? पाट बंगला ग्राउंड में। ठीक है, और जो आपका फाग मेला है ये होता है आपका पदम पैलेस के प्रांगण में। कहां पर? पदम पैलेस के प्रांगण में। ठीक है ना, ओके। अब यहीं से प्रश्न उठाते हैं, कहां से? पदम पैलेस से। पदम क्या है ये ड्रामा? तो ध्यान दीजिएगा, पदम
बुशैर रियासत का अंतिम राजा, अंतिम राजा कौन? पद्म सिंह। बुशैर रियासत का अंतिम राजा कौन है? पद्म सिंह। तो अब यहां पर प्रश्न बनता है कि जो पद्म पैलेस है ये कब बना? तो आपने उत्तर देना है 1925 में। क्लियर है? ओके। अब यहां पर जब हम बात करते हैं पद्म सिंह की, अंतिम राजा, पहला राजा कौन था? प्रद्युम्न, जिसने बुशैर रियासत की स्थापना की थी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और ध्यान दो, यहां पर जब हम रामपुर के लवी मेले की बात करते हैं, लवी मेले की, तो लवी मेले का शुभारंभ भी तो किसी ने किया होगा ना जी। तो लवी मेले का शुभारंभ किसने किया है? राजा केरी सिंह ने। किसने किया? राजा केरी सिंह ने। प्रश्न बनता है कि कब? तो आपने उत्तर देना है 1682 ईस्वी में। कब? 1682 में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान देना है, राजा केरी सिंह ने भाई लवी मेला आरंभ किया, 1682 में आरंभ किया। ठीक है? तो लवी मेले का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। अब प्रश्न बनता है कि कहां के लिए व्यापार करना? तिब्बत के लिए। कहां के लिए? तिब्बत के लिए। अब प्रश्न बनता है कि केवल लवी मेले से ही व्यापार तिब्बत के लिए होता था क्या? नहीं, सीधा सीधा मतलब है तिब्बत से रामपुर के लिए व्यापार होता था और रामपुर से तिब्बत के लिए व्यापार होता था। क्लियर है? अब यहां से आगे चलते हैं। तो व्यापार होता था तो किस चीज का व्यापार होता था? तो आपने उत्तर देना है क्या? घोड़े, खच्चरे, भेड़, बकरी, ऊन और ड्राई फ्रूट का व्यापार होता था। क्लियर है? ओके। ये हमें लवी मेले के बारे में इतना हमें पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पर केरी सिंह के बारे में 2 लाइनें और बता दूं, केरी सिंह को छत्रपति की उपाधि से भी नवाजा गया। किसकी उपाधि से? छत्रपति की उपाधि से। किस राजा को नवाजा गया? केरी सिंह को। अब यहां पर आपने ध्यान देना है कि जो केरी सिंह को छत्रपति की उपाधि से नवाजा, और किस नाम से इसको जानते थे? तो आपने उत्तर देना है अजान बाहु के नाम से। किस नाम से? अजान बाहु के नाम से। ठीक है? ओके। अब यहां पर ध्यान देना, यह सतलुज नदी आ रही है, यहां पर आपका रामपुर है। प्रश्न बनता है कई बार कि जो आपका रामपुर है वो सतलुज नदी के किस बैंक में है? तो आपने उत्तर देना है, अब जिधर से आपकी सतलुज नदी आ रही है तो आप भी अपने आप को ये मानो आप भी इस दिशा से आ रहे हैं। जब इस दिशा से आ रहे हैं तो माना कि मैं भी इस दिशा से आ रहा हूं, देखो, है ना। तो मेरा अब रामपुर देखो कहाँ है, सतलुज नदी इस तरफ को है, रामपुर इस तरफ को है। तो मेरा इस तरफ का कौन सा हाथ होगा? मेरा राइट हैंड साइड है ना जी। तो मैं कह सकता हूं जो आपका रामपुर है ये सतलुज नदी के राइट बैंक में है। किस बैंक में है? राइट बैंक में है। कौन से बैंक में है? राइट बैंक में। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, सतलुज नदी, रामपुर सतलुज नदी के किस बैंक में है? राइट बैंक में। ठीक है ना। तो यहां पर एक और स्थान पड़ता है जिसका नाम है ब्रो। क्या है? ब्रो। ठीक है ना। ये किस बैंक में पड़ता है? ऑब्वियस बात है, लेफ्ट बैंक में पड़ेगा। किस बैंक में पड़ेगा? लेफ्ट बैंक में पड़ेगा। क्लियर है? आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके साथ थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पर एक आपको मिलेगा वजीर बॉडी पुल। क्या मिलेगा? वजीर बॉडी पुल। क्या मिलेगा? वजीर बॉडी पुल। ठीक है? ओके। क्या मिलेगा? वजीर बॉडी पुल। ठीक है ना। पर वजीर बॉडी को समझने से पहले थोड़ा पीछे आ जाओ, रामपुर आ जाओ। फिर से आपको मैं बताऊंगा रामपुर के बारे में। रामपुर में एक घाटी है जिसका नाम है दारन घाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी घाटी है? दारन घाटी। और इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए रामपुर में धौलाधार पर्वत श्रृंखला कटती है। कौन सी कटती है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला कटती है।
कौन सी पर्वत श्रृंखला कटती है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला। कौन सी नदी काटती है? ऑब्वियस सी बात है, सतलुज नदी काटेगी। कौन सी नदी काटती है? सतलुज। कौन सी? सतलुज नदी काटती है किसको? धौलाधार पर्वत श्रृंखला को। प्रश्न बनता है कई बार कि सतलुज नदी, ये कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको ये कहां पर कटती है? पहला प्रश्न तो ये बनता है, शिमला में यह नदी, यह पर्वत श्रृंखला कहां पर कटती है? तो आपने उत्तर देना है रामपुर में कटती है। कौन सी नदी काटती है? तो आपने उत्तर देना है सतलुज नदी काटती है। एक प्रश्न और बन सकता है इस तरह का कि शिमला में धौलाधार पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहां तक है? तो आपने उत्तर देना है रामपुर तक। वहां पर यह कटती है। कौन सी नदी काटती है? सतलुज नदी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। रामपुर से प्रश्न छोड़कर आओगे? बिल्कुल नहीं। नाथपा जाखड़ी से प्रश्न छोड़कर आओगे? बिल्कुल नहीं। जियोरी से प्रश्न छोड़कर आओगे? बिल्कुल नहीं। गानवी से प्रश्न छोड़कर आओगे? बिल्कुल नहीं। क्लियर है? चलिए यहां से आगे चलते हैं। अब मैंने कहा आपको आगे आपको जिरवाड़ी पुल मिलेगा। कई बार पूछा था कि जिरवाड़ी पुल कहां पर है। उससे आगे आपको मिलेगा एक स्थान जिसका नाम है नोगली। नोगली क्या है? नोगली। क्या मिलेगा? नोगली। और जो नोगली है ये एक सहायक खंड है। नोगली क्या है? सहायक खंड है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अभी तक हमने जो नदियां खंड देखी वो देखी मुख्य तौर पर दो, गानवी खंड देखी और नोगली खंड। और जो बाकी हमने बीच में जो हमने जितनी भी मैंने आपके सामने बातें बताई आपको, है ना, जो भी टॉपिक मैंने लिए बीच बीच में, ये आपके सतलुज नदी के किनारे हैं। मुझे लगा कि मैं आपको मैप के माध्यम से ऐसा पढ़ाऊंगा जो भी सतलुज नदी के साथ जो भी क्षेत्र आएगा उसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। आगे करता हूं कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इस सब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कहां पहुंचे? नोगली पहुंचे। कहां पहुंचे? नोगली, है ना। अब नोगली क्या है? खंड है। पहली बात खंड है, बहुत अच्छी बात है। नोगली और क्या है? नोगली खंड है, ठीक है। नोगली खंड के ऊपर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट। क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि कितने मेगावाट का है? तो आपने उत्तर देना है 9 मेगावाट का। कितने मेगावाट का है? 9 मेगावाट का, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि नोगली जो आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है किस जिले में है? तो आपने उत्तर देना है शिमला। ओके। अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न बनता है कि जो नोगली खंड है ये किसकी सहायक खंड है? सतलुज। किसकी है? सतलुज की सहायक खंड। नोगली के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ थोड़ा आगे चलिए। नोगली के बाद आएगा आपको क्या? दत्तनगर। क्या आएगा? दत्तनगर। और जब आप दत्तनगर की बात करोगे, दत्तनगर किसके किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। यहां दत्तनगर में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट है। कौन सा? मिल्क प्लांट। मिल्क प्लांट, एचपी का सबसे बड़ा मिल्क प्लांट, बिगेस्ट मिल्क प्लांट कहां पर है? दत्तनगर में। कहां? दत्तनगर में, ठीक है। दत्तनगर से जब आप आगे चलोगे तो आपको मिलेगा नीरथ। और नीरथ भी किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। अब ध्यान देना है, जब आप नीरथ की बात करते हैं तो हम सन टेम्पल को कैसे भूल सकते हैं? हिमाचल प्रदेश का सन टेम्पल किसे कहते हैं? तो आपने उत्तर देना है नीरथ। कहां पर है? नीरथ को कहते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया है। अब नीरथ से जब हम आगे निकलते हैं तो हम पहुंचते हैं सेंध। सेंध से आगे हम पहुंचते हैं लूरी। कहां? लूरी। कहां पर पहुंचते हैं? लूरी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बताऊंगा आपको। लूरी पहुंचने से पहले आपको एक चीज और बताऊंगा। जब आप दत्तनगर से आगे निकलते हैं रामपुर की तरफ को, सीधा मतलब है नोगली की तरफ को, तो आपको एक सामने हाइड्रो प्रोजेक्ट दिखता है, रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट।
रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट। क्लियर है? रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 412 मेगावाट है। कितनी है? 412 मेगावाट। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? किसने इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाया है? SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्लियर है? किस नदी पर है ये? सतलुज नदी पर। ओके, तो अभी तक आपको यह पता चला कि SJVNL के द्वारा अभी तक आपको 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट का पता चला है। कितने? 2। एक का नाम है नाथपा जाखड़ी, ठीक है, दूसरे का नाम क्या है आपका? रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है ना? ओके, अब इसके साथ आपने ध्यान देना है, एक है यहां पर लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट। लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसकी अभी स्टेज 1 बन रही है, निर्माणाधीन है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 210 मेगावाट। और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी कौन सी है? SJVNL। तो मुख्य तौर पर आप इतना याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में SJVNL की कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट है? 3। कितने हैं? 3। लूरी नंबर 1, नाथपा जाखड़ी नंबर 2 और रामपुर नंबर 3। क्लियर है? ओके जी। और जो लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट ये किस नदी पर है? तो आपने उत्तर देना है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। क्लियर है? ओके। यहां पर एक छोटी छोटी नदियां आती है। कहां पर? इसकी छोटी छोटी नदियां हैं, क्या कहते हैं? सतलुज की छोटी छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां। एक का नाम है कुरपण खड, दूसरी है आपकी समेज खड। कौन सी? समेज खड। कुरपण खड और समेज खड। तो अभी तक लूरी तक पहुंचते पहुंचते हमने कितनी खडें देखी? गांवी नंबर 1, उसके बाद नोगली नंबर 2, कुरपण नंबर 3, समेज नंबर 4। समेज नंबर 4। क्लियर है? ओके। अगर मैं यहां पर समेज की बात करूं, समेज हाइड्रो प्रोजेक्ट भी एक क्या है? हाइड्रो प्रोजेक्ट। कितने मेगावाट का है? 14 मेगावाट। किस नदी पर है? समेज नदी पर। सवेज ने मत करना कहीं कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ना। अरे सवेज नहीं कर रहा हूं मैं, समेज। आगे सौ लगाओ फिर मेज सोचो, मेज टेबल है ना? समेज। सवेज मत करना, सवेज मत करना, है ना? सवेज नहर तो आपको पता होना चाहिए कहां पर है। यह आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में, इधर को भूमध्य सागर आता है, इधर को आपका आता है लाल सागर। उन दोनों को आपस में जोड़ती है, ठीक है ना? ये अलग कंसेप्ट है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का विषय है, ठीक है ना? चलिए, यहां तक सभी को क्लियर है? लूरी तक बहुत अच्छी बात है। अब हम यहां से आगे जब हम निकलेंगे तो लूरी में भी एक पुल है। लूरी में भी एक पुल है ना? जो शिमला और लूरी जो पुल है आपका, ये आपका शिमला और कुल्लू को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कुल्लू को जोड़ता है। क्लियर है? ओके। अब यहां से आगे चलो। कहां से आगे चलो? लूरी से आगे। तो ध्यान देना है, अब आप पहुंचते हैं मंडी। कहां पर? मंडी जिले। सीधा सीधा मतलब कई बार प्रश्न बनता है कि सतलुज नदी मंडी जिले में कहां पर प्रवेश करती है? तो आपने उत्तर देना है फिरनू गांव में। फिरनू गांव। कहां पर? फिरनू गांव, ठीक है? अगर फिरनू ऑप्शन में नहीं होगा तो आपने उत्तर क्या करना है? हुईधार। क्या उत्तर करना है? हुईधार, ठीक है ना? तो अब हमें पता चला सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है शिवकी नामक स्थान पर। शिवकी एक चोटी भी है, दर्रा भी है, जिसकी ऊंचाई 6808 मीटर है। तो इसके साथ अगर हम बात करें कि जो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिवकी नामक स्थान पर,
फिर शिवकी कहाँ पड़ा? किन्नौर में। किन्नौर में कहाँ से छोड़ती है? चोरा नामक स्थान पर। चोरा से छोड़कर जो सतलुज नदी है ये कहाँ एंटर करती है? कौन से जिले में एंटर करती है? शिमला में एंटर करती है। शिमला के कौन सी जगह पर? बधाल नामक स्थान पर। कहाँ पर? बधाल नामक स्थान पर, ठीक है ना। बधाल नामक स्थान से शिमला में एंटर करती है, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि शिमला से कहां पर एंटर करती है सतलुज नदी? तो आपने उत्तर देना है मंडी में। मंडी के कौन सी जगह पर? फिरनू गांव में। अगर फिरनू गांव ऑप्शन में नहीं होगा तो आपने उत्तर करना है हुईदार। क्या उत्तर करना है? हुईदार, ठीक है, ओके। जब हम बात करते हैं यहां पर किसकी बात करते हैं? फिरनू गांव की बात कर रहे हैं, है ना, और हुईदार की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो अब यहां पर ये वाला जो क्षेत्र आता है ये आता है करसोग क्षेत्र। करसोग क्षेत्र, है ना। जो करसोग क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत आपका आता है क्या? तत्तापानी। तत्तापानी, है ना। प्रश्न बनता है कि तत्तापानी कौन से जिले में स्थित है? तो आपने उत्तर देना है मंडी में। किसमें? मंडी में। मंडी की कौन सी जगह? करसोग क्षेत्र में, ठीक है। अब तत्तापानी की बात करते हैं। तत्तापानी क्या है? ये एक झील है। नंबर 1, तत्तापानी नाम से पता लगा है गर्म पानी चश्मा। गर्म पानी का चश्मा, गर्म पानी का चश्मा, क्लियर है, ओके। इसके साथ हमें यह पता होना चाहिए कि जो आपका तत्तापानी है ये गर्म पानी का चश्मा है, ठीक है। किस कारण ये गर्म है? तो आपने उत्तर देना है आयरन प्लस सल्फर के कारण। आयरन और सल्फर के कारण ये गर्म है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान देना है, ठीक है, ओके। अब तत्तापानी के साथ साथ मैंने कहा कि हम किस क्षेत्र में? करसोग क्षेत्र में, ठीक है ना। तो यहीं पर जब आप करसोग की बात करते हैं, करसोग में आपकी 2 जल धाराएं आती है करसोग क्षेत्र से, जिसका नाम है इमला और बिमला, है ना। इमला और बिमला ये जल धाराएं हैं। प्रश्न बनता है कि इमला बिमला जल धारा किस जिले में है? तो आपने उत्तर देना, ध्यान दो, इमला बिमला किस जिले में है? मंडी में। किसकी सहायक नदियां इमला बिमला जल धाराएं? सतलुज। और इमला बिमला नदी है, जी हां। और क्या इमला बिमला? घाटी। इमला बिमला क्या है? घाटी, क्लियर है। इसी घाटी के अंतर्गत सीधा मतलब है करसोग में आपका एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है कामाख्या देवी मंदिर। कौन सा? कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। तो ध्यान देना है, कामाख्या देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में 2 जगह है। एक आपका किन्नौर में है, किन्नौर में सांगला में है, और दूसरा आपका कहां पर है? मंडी के करसोग में। मंडी के करसोग में, क्लियर है, ओके। अब यहां पर ध्यान देना है, जब हम मंडी की बात करते हैं और करसोग की बात करते हैं तो हम ममलेश्वर महादेव को कैसे भूल सकते हैं? ममलेश्वर महाराजा को कैसे भूल सकते हैं? ममलेश्वर महाराजा महादेव एक देवता है, वहां का स्थानीय देवता, ठीक है ना। उस देवते के प्रांगण में ममलेश्वर जो महादेव है ना, किसके लिए समर्पित है ये? भगवान शिव के लिए, ठीक है ना। यहां पर एक मेला लगता है, मेला, उस मेले का नाम है काब मेला। क्या नाम है? काब मेला, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं मैं आपको, ममलेश्वर जो आपका ममलेश्वर महादेव मंदिर है, ममलेश्वर मंदिर है, इसके अंदर 50 ग्राम गेहूं का दाना रखा गया है। कितना? 50 ग्राम गेहूं का दाना, समझ पा रहे हैं आप? इतना बड़ा होगा लगभग, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझना पड़ेगा। प्रश्न इस तरह से पूछा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में 50 ग्राम गेहूं का दाना रखा गया है? तो आपने उत्तर देना है ममलेश्वर मंदिर में। ममलेश्वर मंदिर कहां पर है? करसोग में है। अब ममलेश्वर मंदिर के प्रांगण में कौन सा मेला लगता है? तो आपने उत्तर देना है काब मेला, क्लियर है। इसके साथ हमें पता होना चाहिए
कि जो आपका ममलेश्वर महादेव मंदिर है ये किस घाटी में है, तो आपने उत्तर देना है इमला बिमला घाटी में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहीं पर करसोग क्षेत्र में एक मंदिर आता है जिसको हम शिकारी माता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं ना, शिकारी माता के नाम से, ठीक है ना। जो शिकारी माता है, ध्यान देना है, जो शिकारी माता है ये एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। क्लियर है, ओके। और शिकारी और क्या है, शिकारी माता एक मंदिर है, ठीक है, और इसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है। और शिकारी जो माता मंदिर है यहाँ पर बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। अब आप बोलेंगे कैसी बकरी, उस बकरी की बलि चढ़ाई जाएगी जिसने अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। क्लियर है, ओके। इसके साथ हमें समझना पड़ेगा कि शिकारी एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। क्या है शिकारी, वन्य जीव अभयारण्य। एक चीज पता होना चाहिए। और करसोग क्षेत्र में एक माहू नाग मंदिर भी है। माहू नाग, नाग नाग करके जो जितने भी मंदिर है ये करसोग में है। माहू नाग सीधा मतलब ध्यान दो, नाग नाग करके जितने मंदिर है ये आपका मंडी जिले में है। माहू नाग मंडी में है, कामरू नाग मंडी में है, ठीक है ना। कामरू नाग एक झील भी है। आप मुझे बताना जरा, कामरू नाग जो मंदिर है इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब क्या समुद्र तल से कामरू नामक स्थान की ऊंचाई कितनी है, या कामरू झील की ऊंचाई कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहां से आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, अब सतलुज नदी को हम प्रवेश करवाते हैं बिलासपुर में। कहां पर प्रवेश करवाते हैं, बिलासपुर में। पर थोड़ा सा और अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक नदी आती है जिसका नाम है सीरखड। सीरखड, और जो सीरखड है ये भी आपकी मंडी में ही स्थित है। कहां पर, ये मंडी में स्थित है, ठीक है। और जो सीरखड है ये सतलुज नदी की सबसे बड़ी खड है। सतलुज नदी की सबसे बड़ी खड सीरखड। क्लियर है, ओके। सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड सीरखड, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी में क्या उत्तर होगा, आपने उत्तर देना है स्पीति नदी। कौन सी नदी, स्पीति नदी। कौन सी, स्पीति नदी, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है जी, ओके। अब सतलुज नदी प्रवेश करवाते हैं, सतलुज नदी को कहां पर प्रवेश करवाते हैं, आपका बिलासपुर में। बिलासपुर में सतलुज नदी मिलती है आपकी संघोल में। कहां, संघोल, बिलासपुर, है ना। कहां पर मिलती है, बिलासपुर में। किस नामक जगह पर, संघोल नामक जगह पर, ठीक है ना। मंडी में कहां मिलती है, फिरनू गांव में। किन्नौर में शिपकी, शिमला में बधाल। एक एक अक्षर पता होना चाहिए। आगे चलिए, यहां से आगे चलिए। अब यहां पर ध्यान देना है, संघोल में जब आप पहुंचते हैं बिलासपुर में, तो इसके अंतर्गत आपको जैसे संघोल के साथ आगे को आपको पता होना चाहिए, यहां पर एक सलाप्पा नामक स्थान आता है। क्या आता है, सलाप्पा नामक स्थान, ठीक है ना। सलाप्पा नामक स्थान के लिए एक पंडोह से एक टनल जाती है, जो पानी से भरी हुई टनल जाती है, ठीक है ना। और यहां पर अपना पानी छोड़ देती है, कहां पर, सलाप्पा नामक जगह पर, ठीक है ना। और यहीं पर इसके आगे एक आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसको हम जानते हैं कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट। किसके नाम से, कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो आपने उत्तर देना है सतलुज नदी पर। ब्यास मत कर देना धोखे से, ब्यास का थोड़ा सा पानी टनल के माध्यम से निकल रहा है, समझ पा रहे हो, ओके। तो कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट, कोल क्या है, ध्यान दो पहले, कोल क्या है आपका, हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, एनटीपीसी। क्या, एनटीपीसी,
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। और जो कोल है आपका, कोल एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी एनटीपीसी है, कैपेसिटी कितनी है 800 मेगावाट, कितनी है 800 मेगावाट। और जो कोल है आपका, प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जो कोल है ये हाइड्रो प्रोजेक्ट किसकी सहायता से बना है, तो आपने उत्तर देना है रूस की सहायता से। किसकी सहायता से बना है, रूस की सहायता से बना हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अब ध्यान दो, और क्या है कोल, कोल एक डैम है ना। जब हम डैम की बात करते हैं, जब हम डैम की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम डैम की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम डैम की बात करते हैं तो हमें 3 4 5 डैम याद आने चाहिए। कोल डैम, लोआया सतलुज, सतलुज नदी पर है। पोंग डैम आपका ब्यास नदी पर है। लार्जी डैम आपका ब्यास नदी पर है। पंडो डैम, पंडो डैम ब्यास नदी पर है। और भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर है। और चमेरा डैम रावी नदी पर है। चमेरा डैम किस नदी पर है, रावी नदी पर। भाखड़ा, सतलुज, पंडो, ब्यास, लार्जी, ब्यास, पोंग, ब्यास, कोल, सतलुज। क्लियर है। यहां से भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। कोल क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर। एग्जीक्यूटिव एजेंसी एनटीपीसी, और कितने मेगावाट है 800 मेगावाट। इतना क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलिए। जहां ये बिलासपुर के साथ मिलती है संघोल नामक स्थान पर, वहीं निचली तरफ आपका एक जिला है जिसका नाम है सोलन। सोलन से एक नदी आती है ऊपर को, उसका नाम है घंबर नदी। क्या है, घंबर, क्या है घंबर नदी, क्या है घंबर। कौन सी नदी है, घंबर नदी। कहां से निकलती है, सोलन से। ध्यान दो, घंबर नदी किसकी सहायक नदी है, सतलुज की। अब यहां पर प्रश्न बनता है, घंबर नदी कहां पर है, सोलन, है ना। किसकी सहायक नदी, सतलुज की। एक है घंबर पुल भी, घंबर पुल कहां है आपका, घंबर पुल ये आपका बिलासपुर में पड़ता है। कहां पर, बिलासपुर में। घंबर नदी ठीक है, सतलुज की सहायक नदी ठीक है, घंबर नदी भी है, ओके। घंबर आपका पुल भी है, जो आपका कहां पर है, बिलासपुर में, जो आपका कहां पर है, बिलासपुर में। इतना सभी को पता होना चाहिए। अब ध्यान दो, पुल 2 4 पुल लिखो जरा, 2 4 आप पुल लिखिए कि कहां पर कौन सा पुल है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 ज्यूरी पुल, ज्यूरी पुल शिमला। नंबर 2 बजीर बावड़ी, बजीर बावड़ी कुल्लू। क्या लिखो, कुल्लू और शिमला, कुल्लू और शिमला। अरे तो पुल एक्चुअली में 2 जगह को जोड़ते हैं ना, तो ये आपका कुल्लू होगा, ये शिमला होगा, ठीक है ना। तीसरा लूरी, लूरी कहाँ है, कुल्लू और शिमला। और अगर पूछे आपको घंबर, घंबरपुर कहाँ है आपका, बिलासपुर। अगर पूछे नदौन, नदौन कहाँ है आपका, बिलासपुर। अगर पूछे आपको
ठीक है ना। ओके, नदौन हो गया, एक आपका क्या, कंदरौर। आप मुझे बताना कि जो नदौन पुल है ये कहां पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नदौन पुल है ये आपका हमीरपुर में है। कहां पर है, हमीरपुर। और जो कंदरौर है ये आपका बिलासपुर में है। क्लियर है। ओके, तो इतना आपको इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहां पर हम बात करें, किसकी बात करें, कंदरौर पुल की बात करें, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो आपने उत्तर देना है कौन सा पुल, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके साथ बात करते हैं गोविंद सागर झील की। किसकी बात करते हैं, गोविंद सागर झील की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गोविंद सागर। गोविंद सागर, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की पहली सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील, कैसी झील है ये, मानव निर्मित, ठीक है ना। कैसी झील है, मानव निर्मित झील, आर्टिफिशियल लेक, मैन मेड लेक। क्लियर है। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि जो आपकी गोविंद सागर झील है ये किस जिले में है, बिलासपुर में है। बिलासपुर में है, बिलासपुर में है। अब प्रश्न बनता है कि जो गोविंद सागर झील है इसकी लंबाई कितनी है, तो आप उत्तर देंगे 88 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 90 किलोमीटर भी दिखती है ना। कुछ किताबें बोलती है 90 किलोमीटर है ना, कुछ कहती है 88 किलोमीटर है। तो अब आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके साथ ध्यान देना है कि जो आपका गोविंद सागर झील है, जो आपकी गोविंद सागर झील है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 169 वर्ग किलोमीटर। क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 169 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, जो गोविंद सागर झील है ये किसके लिए समर्पित है, ये सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लिए समर्पित है। क्लियर है। ओके। अब यहां से कई बार प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस झील में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो आपने उत्तर देना है स्पोर्ट्स एक्टिविटी गोविंद सागर झील। कहां पर, गोविंद सागर लेक। ठीक है। ओके। अब यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि रेड नेक पक्षी, रेड नेक पक्षी कौन सा, रेड नेक, रेड नेक पक्षी, लाल गर्दन वाला पक्षी कहां पाया जाता है ना। वास्तव में इस पक्षी का नाम है गरीबा पक्षी। क्या, गरीबा, गरीबा पक्षी। और जो गरीबा पक्षी है ये लाल गर्दन का है। प्रश्न कई बार बनता है कि लाल गर्दन का गरीबा नामक पक्षी किस झील में पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश की 2 झीलों में पाया जाता है ये। नंबर 1 पौंग झील, नंबर 2 गोविंद सागर झील। क्लियर है। ओके। अब ध्यान देना है, गोविंद सागर आपका वन्य जीव अभयारण्य भी है। वन्य जीव अभयारण्य, गोविंद सागर क्या है आपका, वन्य जीव अभयारण्य भी है। ठीक है। ओके। और ध्यान देना है, अंत में गोविंद सागर झील से आगे एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा डैम। क्या नाम है, भाखड़ा डैम। ठीक है ना। जब हम भाखड़ा डैम की बात करते हैं तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि जो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम, और भाखड़ा डैम में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब ध्यान देना है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, भाखड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर है, प्रश्न बनता है। तो आपने उत्तर देना है सतलुज नदी पर। कितनी कैपेसिटी है, 1325 मेगावाट। क्लियर है। कहां पर है ये भाखड़ा, तो आपने उत्तर देना है बिलासपुर, है ना, बिलासपुर। कई बार भाखड़ा के बारे में भाखड़ा नंगल पूछा जाता है कि भाखड़ा नंगल कहां पर है। भाखड़ा आपका पड़ता है आपका बिलासपुर में, नंगल पड़ता है आपका पंजाब क्षेत्र में। आप यूं कह सकते हैं, जो आपका भाखड़ा डैम है सरासरी आप सीधे कहिए कि आपका कहां पर है, बिलासपुर में है। ओके।
एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? बीबीएमबी। बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। बीबीएमबी कौन सा? बीबीएमबी। बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। क्लियर है? ओके। यहां पर आप ध्यान देना है, प्रश्न बनता है कि जो सतलुज नदी है ये पंजाब में कहां पर मिलती है? तो आपने उत्तर देना है भाखड़ा नामक स्थान पर। हिमाचल प्रदेश को कहां से छोड़ती है ये? भाखड़ा नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। इसके साथ बात करते हैं स्वां नदी की। जो स्वां नदी है यह भी आपकी सतलुज की साइड नदी है और स्वां नदी को ऊना का शोक कहा जाता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुख का दरिया किस नदी को कहते हैं। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो सच में अच्छी लगी तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।